Hello students, this is Puneet Kapoor and we are doing journal exceptions in IPC. So today we will be dealing with section 82 to 84. तो let's start with section 82 IPC. सेक्शन 82 किस चीज़ की बात करता है? सेक्शन 82 एक प्रिंसिपल की बात करता है जिसे हम कहते हैं डॉली इनकैपेक्स. डॉली इनकैपेक्स मतलब इनकैपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस. इनकैपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस. तो सेक्शन 82 एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज. तो देखो सेक्शन क्या कहता है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज. तो यहां पे हमें क्या मिल रही है, एब्सोल्यूट इम्यूनिटी. एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मिल रही है. जो भी चाइल्ड 7 साल से कम है, लेस देन 7 years, तो जो भी लेस देन 7 years ऑफ एज है उसको एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मिल रही है फ्रॉम एनी क्राइम. तो इसी सेक्शन को हम कहते हैं, सेक्शन 82 को डॉली इनकैपेक्स. तो ये कभी आ सकता है. और हमारे बीएनएस में ये सेक्शन हो चुका है सेक्शन नंबर 20. सेक्शन नंबर 20 बीएनएस. ठीक है, इजी वन लाइन सेक्शन, आसान सा सेक्शन. चाइल्ड 7 साल से कम होगा, जैसा भी एक्ट करेगा, जो भी ऑफेंस करेगा वो लायबल नहीं होगा. क्यों? क्योंकि हम मानते हैं वो कैपेबल ही नहीं है थिंकिंग के, कैपेबल ही नहीं है रैशनल थॉट बनाने के, इसीलिए एब्सोल्यूट लायबिलिटी उसको दे दी गई है. उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद हम आते हैं अब सेक्शन 83 पे. सेक्शन 83 एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 7 years एंड अंडर 12 years ऑफ एज. तो इसमें बोला गया नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अबव द एज ऑफ 7 years, 7 years से ऊपर और 12 years से कम. ठीक है, लेकिन एक कंडीशन और अटैच कर दी गई, हु हैज नॉट अटेन्ड सफिशिएंट मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू जज द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज कंडक्ट ऑन द ओकेजन. सो साथ में क्या क्या ऐड कर दिया गया, नॉट अटेन्ड सफिशिएंट मैच्योरिटी. उसने सफिशिएंट मैच्योरिटी अटेन नहीं की है किस चीज के लिए, टू जज वेदर हिज एक्ट और जो कंडक्ट वो कर रहा है उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा. तो 7 से 12 के लिए क्वालिफाइड इम्यूनिटी दी गई है, एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं है, तो क्वालिफाइड इम्यूनिटी है. और टेस्ट ऑफ मैच्योरिटी क्या होगा, टेस्ट ऑफ मैच्योरिटी वही है जो हमने यहां देखा कि वेदर ही कैन जज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज कंडक्ट और नॉट. तो अब एक ना बहुत बार प्रेपोजिशन आई हुई है, केस प्रेपोजिशन बन के केस लो आया है बहुत बार, जो कि है उल्ला महापात्रा वर्सेस किंग एम्परर ओडिशा का 1950 का केस. उसमें क्या हुआ, 10 साल की एक बच्ची की शादी हो जाती है, तो उसकी एक दिन लड़ाई होती है अपने हस्बैंड के साथ. तो रात को जब सब सो जाते हैं तो वो उठकर एक नाइफ लेके आती है किचन से, अपने पति को अब मर्डर करती है, स्टैब करती है, स्लिट करती है थ्रोट, और उसके बाद नाइफ को साफ करके वापस किचन में रख देती है. तो क्या लाइबिलिटी होगी, 10 साल की है. तो कोर्ट ने इसमें हेल्ड किया कि जब वो वहां से नाइफ उठा के वापस साफ करके रख रही है ताकि वो एविडेंस हटा सके, तो इसका मतलब है शी हैज अटेन्ड सफिशिएंट मैच्योरिटी, उसको पता है कॉन्सिक्वेंसेस क्या है उसके एक्ट के, इसलिए शी विल बी हेल्ड लायबल. उसके बाद एक केस एक और आता है, हीरा लाल मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1977 का. तो हीरा लाल मलिक वर्सेस बिहार का केस 1977 का. इसमें क्या होता है, अब एक 11 year old लड़का होता है, अपने भाइयों के साथ जाता है, भाई और 11 year old लड़का जाता है, वहां पे वो कुछ लोगों का मर्डर कर देते हैं. फैमिली फ्यूड था तो किसी का मर्डर कर देते हैं. तो जो 11 year old लड़का है वो, उसके बाद उसका भाई अपनी तलवार वहीं छोड़ जाता है, भाई वहां से तलवार उठाता है और उसको ले आता है ताकि एविडेंस ना रहे. तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि उसका ये एक्ट प्रूव करता है कि ही इज मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्ट. तो यहां पर भी ही विल बी हेल्ड लायबल. उसके बाद एक और केस, मरीमथु वर्सेस एम्परर 1909. तो यहाँ पे क्या है कि बहुत ही पुअर लेडी होती है, उसकी 10 साल की बच्ची होती है, और उस 10 साल की बच्ची को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसकी मम्मी ना खा पा रही है ना कुछ खाने को प्रोवाइड करवा रही है. तो शी फेल्ट रियली बैड अबाउट हर कंडीशन है, हर मदर्स कंडीशन.
तो वो 10 साल की बच्ची को ज़मीन पर एक बटन गिरा हुआ मिलता है, उसको पता नहीं होता कैसा है, बाद में वो उठा के अपनी मदर को दे देती है और पता लगता है वो सिल्वर का था। उतनी देर में पुलिस 10 ईयर्स ओल्ड बच्ची को थेफ्ट के लिए पकड़ लेते हैं। तो कोर्ट हेल्ड करता है कि इस बच्ची ने आउट ऑफ इनोसेंस ये उठाया है। तो उसको नहीं पता था ये क्या है क्या नहीं है, उसको बस अपनी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं लगी, उसने सोचा कि ये बटन उठा लूंगी तो अपनी मदर की हेल्प कर सकती है, तो आउट ऑफ इनोसेंस उसने उठाया है, तो शी विल नॉट हेल्ड लाइबल, तो नॉट लाइबल। तो ये थे केसेस। तो अब अगर एक जज को कभी भी जज करना है कि वेदर अ चाइल्ड हैज रीच्ड सफिशिएंट मेच्योरिटी और नॉट, तो उसको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले नेचर ऑफ द एक्ट, नेचर ऑफ द एक्ट। सेकंड, सब्सिक्वेंट कंडक्ट, वो एक्ट करने के बाद बच्चे का कंडक्ट कैसा है, सब्सिक्वेंट कंडक्ट, उसके बाद उसने क्या किया। थर्ड, अदर रिलेटेड फैक्टर्स, अदर रिलेटेड फैक्टर्स। उसके बाद डिमीनर इन कोर्ट, डिमीनर इन कोर्ट, कोर्ट में उसका बिहेवियर कैसा है। एंड लास्टली अपीयरेंस, अपीयरेंस से क्या लग रहा है कि वो अब मेच्योर इनफ है या नहीं। तो ये चीज़ें कोर्ट को माइंड में रखनी है। और उसके बाद एक केस था कालका प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, उसमें कोर्ट ने कहा था 12 साल के बाद बच्चे को कोई इम्यूनिटी नहीं है, उसके बाद उसने जो भी एक्ट किया है उसके लिए वो लायबल होगा ही होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट केस पे, राजेंद्र चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। राजेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2002 सुप्रीम कोर्ट। इसमें कोर्ट ने बोला ये केस शुरू करने से पहले द एज ऑफ द चाइल्ड मस्ट बी फर्स्ट टू एस्टेब्लिश, सबसे पहले प्रोसीडिंग शुरू करने से पहले हमें एज ऑफ द चाइल्ड पता करनी है कि वो माइनर है, कौन से सेक्शन में फॉल होता है, कौन से में नहीं होता है। और एज एस्टेब्लिश कैसे करेंगे, एस्टेब्लिश कैसे करेंगे, तो इसमें भी सबसे पहले हम देखते हैं बर्थ के एविडेंस, ठीक है, लाइक बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह, फिर स्कूल सर्टिफिकेट्स, वो भी नहीं है तो एट लास्ट मेडिकल ओपिनियन। पर मेडिकल ओपिनियन कभी भी एक्यूरेट नहीं होता, उसमें हमेशा +-2 का स्कोप रहता है, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले हमें देखने हैं उसके बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल सर्टिफिकेट। जो लास्टली जो हम देखते हैं मेडिकल टेस्ट, जिसमें शायद बोन ओसिफिकेशन टेस्ट करते हैं, तो उसमें हमेशा +-2 की एक विंडो आती है, जिसमें वो 2 साल बड़ा भी हो सकता है, 2 साल कम भी हो सकता है, तो मतलब एरर आने के चांसेस है। अब मूव ऑन करते हैं हम अगले सेक्शन पे, सेक्शन नंबर 84, सेक्शन नंबर 84, एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो जो हमारा एंशियंट लॉ था ना मनुस्मृति, उसकी भी वॉल्यूम 8 में बोला गया था कि चाइल्ड एंड इंसेन पर्सन आर इम्यून फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी। तो मनुस्मृति में भी बोला गया है, मनुस्मृति में वो के वॉल्यूम 8 में, कि जो चाइल्ड और इंसेन पर्सन होते हैं दे आर इम्यून फ्रॉम लाइबिलिटी। चाइल्ड हमने देख लिया, अब देखते हैं इंसेन पर्सन की बात। और इंग्लिश लॉ में भी बोला जाता है, एक उनकी मैगजिम है, फ्यूरियोरिसिस नला वोलंटस एस्ट, मतलब अ मैड मैन हैज नो विल, अ मैड मैन हैज नो विल, एक पागल इंसान की कोई विल नहीं होती, ठीक है। पागल इंसान को कुछ नहीं पता वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। उसके बाद आते हैं, अब ये जो पागलपन है ना, इसके भी बहुत सारी लेयर्स हैं, क्योंकि उसमें देखो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है ना, लुनेसी, इडियोसी, बहुत कुछ आ जाता है। तो स्टीफन ने कहा इडियट इज वन हु बिहेड द पर्सन स्लीपिंग नेक्स्ट टू हिम सो दैट ही वोक अप एंड फाइंड कि उसका सिर ही नहीं है। तो स्टीफन ने बोला अपने साथ वाले इंसान को एक इंसान मार देता है ताकि जब वो कल सुबह उठे तो उसे वो देख के हैरान हो जाए कि उसका तो सिर ही नहीं है। तो वो होते हैं इडियट लोग। वैसे लुनेसी होती है वो कनेक्टेड होती है मून, लूनर साइकिल से, मून से कनेक्टेड होती है। और इंसैनिटी जो होती है वो बहुत टाइप की होती है। तो अब हमारे पास यहाँ बात आई, जो हम यहाँ बात कर रहे हैं अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की, वो कौन सी है। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड जो हम यहाँ बात कर रहे हैं वो कौन सी है, वो हमने हमेशा देखनी है लीगल इंसैनिटी, ठीक है, नॉट मेडिकल इंसैनिटी। वी हैव टू सी लीगल इंसैनिटी। अब लीगल इंसैनिटी क्या होता है? लीगल इंसैनिटी मीन्स द डिसऑर्डर ऑफ द माइंड विच इम्पेयर्स द रीजनिंग कैपेसिटी ऑफ अ मैन
his cognitive faculty to seek an extent to render him incapable of understanding the nature and consequence of his actions. नॉर्मल सी बात, ऐसी इंसैनिटी जिससे इंसान ऐसा हो जाए कि उसको नेचर और कॉन्सिक्वेंस अपने एक्ट का पता ही ना चले कि वो क्या कर रहा है. उसके बाद एक केस है सुनील संदीप वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1993, कर्नाटका हाई कोर्ट. उसमें बोला इट इज नॉट एवरी टाइप ऑफ इंसैनिटी विच इज रिकॉग्नाइज्ड मेडिकली दैट इज गिवन प्रोटेक्शन अंडर दिस सेक्शन. तो मतलब हर तरह की मेडिकल इंसैनिटी को हमने प्रोटेक्शन नहीं दी है इस सेक्शन के अंदर. उसके बाद सुरेंद्र मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड. देयर इज डिफरेंस बिटवीन लीगल एंड मेडिकल इंसैनिटी. इट इज द लीगल इंसैनिटी विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड. तो बहुत से केसेस है जिसमें ऐसा बोला गया. अब अनसाउंडनेस ऑफ माइंड जिसमें डिफाइंड किया गया है वो है एक केस गजराज सिंह वर्सेस राजस्थान. ये इसका थोड़ा सा लैंडमार्क केस है, राजस्थान 2007. इसमें बोला गया द स्टैंडर्ड टू बी अप्लाइड इज वेदर अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड अडॉप्टेड बाय रीजनेबल मैन. ठीक है, सबसे पहली बात रीजनेबल मैन के स्टैंडर्ड से देखना है. रीजनेबल man, the act was right or wrong. There is no definition of unsoundness of mind in IPC. The court have, however, mainly treated this expression as equivalent to insanity, but the term insanity itself has no precise definition. It is the term used to describe various degrees of mental disorder. So every person who is mentally diseased is not ipso facto exempted from criminal responsibility. A distinction is to be made between legal and medical insanity. A court is concerned only with legal insanity, not medical insanity. फिर आता है व्हाट इज द टेस्ट ऑफ इंसैनिटी. लीगल इंसैनिटी का टेस्ट क्या है. तो अब हम जाते हैं थोड़ी सी और हिस्ट्री में. सबसे लैंडमार्क केस, ठीक है, टेस्ट की बात करते हैं. टेस्ट ऑफ इंसैनिटी. सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा मैग्नॉटन्स केस 1843. तो इसमें ना एक इंसान को डिल्यूजन्स थे कि प्राइम मिनिस्टर उसको मारना चाहते हैं. सो ही वेंट टू किल प्राइम मिनिस्टर, और उसने प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी को मार दिया ऐसा सोच के कि वो प्राइम मिनिस्टर है. ही प्लीडेड द प्ली ऑफ इंसैनिटी. उसने कहा कि मुझे डिल्यूजन्स होते थे, प्राइम मिनिस्टर मुझे मारना चाहते हैं, तो मैं जाके सेल्फ डिफेंस में पहले ही उनको मार दिया. लेकिन जब वहां गया तो मुझे लगा वो प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन मैंने गलती से उनके सेक्रेटरी को मार दिया. द कोर्ट एग्रीड एंड गिव हिम द बेनिफिट. तो पब्लिक में रिवोल्ट हो गया. हाउस ऑफ लॉर्ड ने फॉर्म किया 15 जज बेंच. हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने 15 जज बेंच फॉर्म किया और 5 क्वेश्चन डिटरमाइन करने थे, जिसके पॉइंट नंबर 2 and 3 वर कॉल्ड एज मैग्नॉटन्स रूल्स ऑफ इंसैनिटी. ठीक है, तो मैग्नॉटन रूल्स देखा जाता था पहले इंसैनिटी देखने के लिए. उससे और भी कुछ टेस्ट थे पहले. आर वर्सेस आर्नोल्ड, इसमें आया था वाइल्ड बीस्ट टेस्ट. ये बस आपको याद रखने के, वाइल्ड बीस्ट टेस्ट. और एक था आर वर्सेस हेडफील्ड. हेडफील्ड इस केस में आया था इंसेन लास्टनी टेस्ट. तो आर वर्सेस आर्नोल्ड, आर वर्सेस हेडफोल्ड, इन दो में आए थे टेस्ट. और जो 3 बेसिक रूल्स बने थे वो क्या थे. एवरी पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी सेन. हर पर्सन हम प्रिज्यूम करेंगे कि सेन है और उसमें सफिशिएंट नॉलेज है कि वो क्या कर रहा है. टू एस्टेब्लिश द डिफेंस ऑफ इंसैनिटी, सेकंड पॉइंट था टू एस्टेब्लिश द डिफेंस ऑफ इंसैनिटी इट मस्ट बी क्लियरली प्रूव्ड एट द टाइम ऑफ कमिटिंग ऑफ ऑफेंस. तो एट द टाइम ऑफ ऑफेंस कि वो इंसेन था एंड डज नॉट नो द नेचर ऑफ हिज एक्ट. द टेस्ट ऑफ wrongfulness of act is power to distinguish between the right and wrong, not generally speaking but in context of particular act. तो हम इन जर्नल उस एक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, हम जो उसने किया है पर्टिकुलर केस उसी की बात करेंगे. इन जर्नली हम नहीं देखेंगे. ठीक है, उसके बाद आता है एट द टाइम ऑफ डूइंग इट. सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेज है जो इस एक्ट का. तो अगर एट द टाइम ऑफ डूइंग इट वो इनकेपेबल है थिंकिंग के कि वो ठीक कर रहा है गलत, तो हम उसे इंसैनिटी की वो दे देंगे. उसके बाद बहुत सारे इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ की बात आती है. तो हमें बताइए बर्डन ऑफ प्रूफ जो है एक्सेप्शंस का किसके ऊपर होता है. वो होता है हमेशा एक्यूज्ड के ऊपर.
अब बहुत सारे केस है इसमें, जैसे कि हेलोसिनेशंस एंड डिल्यूजन्स क्या होती हैं, जहाँ जिस इंसैनिटी में हम उसको कवर करेंगे या नहीं करेंगे। तो फिर हमारे पास स्टेट ऑफ माइंड वेयर कॉग्निटिव फैकल्टी कैन बी इंटैक्ट, तो यहाँ पर कॉग्निटिव फैकल्टी इंटैक्ट रह सकती है, तो इनको इंक्लूड नहीं किया गया है। फिर है अशरुद्दीन वर्सेस किंग एम्परर, उसमें था एक इंसान बोलता है कि भगवान मेरे दिमाग में आया और उन्होंने कहा कि अपने 5 साल के बच्चे का सिर काट दो। उस टाइम उसको बेनिफिट मिल गया शायद, लेकिन आज के लॉ में नहीं मिलता। लक्ष्मी वर्सेस स्टेट 1953 इलाहाबाद, तो ब्रदर ने अपने स्टेप ब्रदर को किल कर दिया, बोले मेरे पिताजी सपने में आए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी उसकी प्ली और बोला कि आप ये वाली प्ली नहीं ले सकते। फिर है एक्सट्रीम एंगर और फ्यूरी, तो एक्सट्रीम एंगर और फ्यूरी को भी अभी हम कंसीडर नहीं करते, क्योंकि मियरली लॉस ऑफ कंट्रोल नॉट कम अंडर द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। उसके बाद इंसैनिटी कॉज्ड बाय इंटॉक्सिकेशन, अगर इंसैनिटी किसी इंटॉक्सिकेशन की वजह से हो गई है तो उसने बोला वेयर इंसैनिटी इज कॉज्ड बाय हैवी ड्रिंकिंग और इंटॉक्सिकेशन कॉज डैमेज ऑफ ब्रेन सेल्स एंड अनेबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंस ही विल गेट द बेनिफिट। ये हम अगले सेक्शन में भी देखेंगे जहां पे बेनिफिट इंटॉक्सिकेशन की वजह से मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही जो हमने देखा, बिलो 7 ईयर्स, कंप्लीट इम्यूनिटी, 7 to 12, पार्शियल इम्यूनिटी, क्वालिफाइड इम्यूनिटी और अनसाउंडनेस ऑफ माइंड अगर आपकी लीगल इंसैनिटी है, जिसमें हमने 3 पॉइंट्स देखे मैग्नॉटन्स के। लीगल इंसैनिटी देखा और देखा एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, एट द टाइम आप इंसेन थे, आपको कॉन्सिक्वेंस पता नहीं चल रहे थे अपने एक्ट के। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इंटॉक्सिकेशन। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।